हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं सिविक्स का है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो इस चैप्टर में हम सीधा सीधा इसके 1 मार्क, 3 मार्क क्वेश्चंस एंड 5 मार्क क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अभी हम फिलहाल 1 मार्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। When was the Constitution of India passed by the Constituent Assembly? कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट इंडिया का पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? कब किया गया था? जब वो किया गया था 26 नवंबर में। और कब? 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? सेम अपॉइंटेड, ये बस थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा फुल दिया है और इस क्वेश्चन को हमें छोटा करके दे दिया गया है। आंसर दोनों का सेम आना है और ये आपकी पेपर में बहुत हेल्प करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड? किस दिन इंडिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स्ड? मतलब किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था वो एनफोर्स्ड हुआ था, मतलब वो उसको फोर्स नहीं किया गया था, मतलब आज़ाद हो गया था एक तरह से। तो वो था 26 जनवरी 1950 का डे। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है इन विच ईयर और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट, चलिए, इन विच ईयर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस बिकम अ रिलेटिव? मतलब कौन से ईयर में रिकॉग्नाइज किया जाए, कौन सा स्टेट लिंग्विस्ट बेसिक, कौन सा देश था जो हमारा रिलेटिव बना था और कब बना था? वो देश अभी हमें नहीं बताना है, इसमें सिर्फ पूछा गया है इन विच ईयर बोला है, तो मतलब कौन से साल में। वो साल था 1956। देखो बच्चों, ये सब आपको करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके पेपर में भी आ सकता है। अब CBSE की तरफ से एक मैसेज भी आया है कि 9th क्लास में भी 9th क्लास जो है वो प्री बोर्ड हो गई है। ओके, तो अब आगे पढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब फटाफट याद कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से रट लेना। हु वॉज HP मोदी? कौन था HP मोदी? He represented the Paris community in the Constituent Assembly। मतलब उसने एक अपनी परिवार में और कोई एक मिनट, तो देखिए ही रिप्रेजेंटेड द पेरिस कम्युनिटी, मतलब उसने एक HP जो मोदी था उसने एक पेरिस कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में वो लाया था। एक ये कम्युनिटी बनाई गई थी HP मोदी के द्वारा। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज क्लॉजेस? क्लॉजेस का मतलब क्या होता है? अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मतलब अलग अलग तरह के सेक्शन डॉक्यूमेंट्स के। ये तो कैसे, मतलब जैसे ये सपोज दिस इज एन अलमीरा, ये 2 पार्ट्स हैं, नहीं 3 पार्ट हैं, चलो वेट मैं दोबारा बनाती हूँ। ये इसका ओपन होगा, ठीक है। तो जैसे हम ये अलमीरा खोलेंगे तो इसमें क्या मिलता है हमें? कुछ लगभग 2, 3 या 4 ड्रॉर मिलती हैं मुश्किल से, लेकिन नहीं तो वैसे 3 मिलती है। तो 3 जो ड्रॉर्स होती है उनमें हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। एक ड्रॉर में हम अपने कपड़े रखते होंगे, एक ड्रॉर में हम अपने गहने, एक ड्रॉर में हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट, और दूसरे ड्रॉर में हम कुछ वेकेशन स्कूल
उसके मटेरियल्स, कुछ भी रखते होंगे, वो हमारी मर्जी। अब ये 4 ड्रॉर हो गई। तो ये जो 4 ड्रॉर हैं, तो ये अलग अलग डिस्टेंट सेक्शंस में बांटे गए हैं और इनमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं। फर्स्ट में क्लोथ्स, सेकंड में ज्वेलरीज, थर्ड में डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑफिस, लाइब्रेरी एंड थिंग। ओके, सो मतलब तो अब आपको हो सकता है समझ आ गया हो कि डिस्टेंस सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्या होता है। इसी तरह से जो हमारी होल कंट्री है वो भी डिवाइडेड की गई है, डॉक्यूमेंट्स में की गई है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे मंत्री बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी पार्टीज भी होती हैं। जैसे एक पार्टी का नाम बताओ मेरे को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी पार्टी थी बीजेपी, है ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारी पार्टीज होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कितने मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्होंने लिखा था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये सब तो हम लोग खुद भी जानते हैं। इवन जो राज्यसभा और लोकसभा होती है उसमें भी ऐसा ही होता है। तो टोटल उन सबको मिला के जो बनता है, या फिर हम कह भी सकते हैं कि जो हाउ, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं। ये तो हम लिखेंगे 299 मेंबर्स आर देयर, और हम इसको कह सकते हैं 299 मेंबर्स या फिर 299, दोनों तरह से ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, नाउ अब आगे बढ़ें। तो वो आर कॉल्ड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। किसको कहते थे ब्लैक साउथ अफ्रीका में? जो उधर के लोग थे, उधर के लोगों को ही ब्लैक कहा जाता था, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के थे। क्यों? क्योंकि याद है आपको जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था, या फिर हाँ फ्रीडम जब हुआ था, तो उस टाइम अंग्रेज जो थे वो क्या थे? गोरे थे। गोरे कहते थे लोग उनको, है ना। हिंदुस्तानी लोग जो थे वो उनको गोरे कहते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग सफ़ेद स्किन के थे, वाइट स्किन, ठीक है। और हम लोग कैसे थे? हम लोगों का नेचुरल कलर था। और इवन हमारे में बहुत से लोग ब्लैक भी थे, ब्लैक में भी आते थे, कुछ वाइट में भी आते थे, इतने भी वाइट नहीं, मतलब नॉर्मल, और कुछ लोग नेचुरल स्किन। ओके, तो वो जो नेटिव पीपल थे वो साउथ अफ्रीका के थे, और वहाँ का नेचर ही ऐसा था, ऐसा पानी था उधर का, और ऐसे ही मतलब बच्चे भी पैदा होते थे जो ब्लैक होते थे। तो साउथ अफ्रीका इसलिए ब्लैक कहलाता है। हु आर नेल्सन मंडेला? सबसे हमारी नेल्सन मंडेला कौन थे आखिरकार? तो ही वॉज द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये एक लीडर थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, जो अगेंस्ट थी इस बात के, उन्होंने बहुत सारा अगेंस्ट थी कि उसकी अगेंस्ट थी, मतलब उसके जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ उस चीज़ के वो खिलाफ थी, उसको हम हिंदी में कहेंगे, अगेंस्ट को हम कहेंगे उसके खिलाफ। तो जो नेल्सन मंडेला थी वो भेदभाव के खिलाफ थी, मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, वाइट वाले सबको इक्वल वोट मिलना चाहिए, चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो, ठीक है। इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ही वॉज द मेन लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ही रिमेन इन जेल फॉर 28 ईयर्स। मतलब कि वो एक मेन नेशनलिस्ट स्ट्रगल थी, मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा दुनिया में स्ट्रगल किया था। तो उनको जेल हुई थी 28 ईयर्स की, जेल फ्रॉम 28 ईयर्स। सोचो कितने साल, 28 ईयर्स, हाउ मच मैनी ईयर्स दे आर। आई डोंट थिंक, इतने में तो वो बूढ़ी भी हो गई होंगी। व्हाट इज एपरेथाइड? एपरेथाइड
एपर्थाइड। तो देखो बच्चों, मैं आपको कुछ ग्रामर की चीज़ें बता रही हूँ। ग्रामर की नहीं है, वैसे आपको ये काम आएंगी। वो काम ये हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि जब भी आपको मुश्किल होती है कोई चीज़ को, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, स्पीक, राइट, रीड प्रॉपरली, then you need to uh, you need to क्या कहते हैं, अलग करना चाहिए हम। जैसे एपराथाइड है, जैसे मुझे ये पढ़ने नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एपा कर लूँगी, फिर राइट ये क्रॉस कर देते हैं, ARTH, एप्रथ, अपरथ हो गया, ईड, अपरथ इड, अपराइट। तो ऐसे क्या है ना, इजी हो जाता है वर्ड्स को पढ़ना। तो अब होता क्या है ये समझ लेते हैं। द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड टिल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स followed by the government of South Africa between the year of 1948 to 1989। मीन्स ये सबसे सिंपल ऑफिशियल थी पॉलिसी जो रास्कली डिस्क्रिमिनेटेड थी, सबसे बेकार डिस्क्रिमिनेशन होता था इसमें ट्रीटमेंट ऐसे फॉलो किया जाता था साउथ अफ्रीका में इनको कि जो एक मिनट बच्चों, let me show you some pictures of this। तो ये देखो, व्हाट इज एपराथाइड, इसमें दिखा रखा है डिजर्व्ड फ्रॉम अफ्रीकान्स वर्ड फॉर अपार्थनेस और सेपरेशन। मीन्स ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये लिया गया है अफ्रीकान से। जो वर्ड है इसका वो है, इसको हम अपार्थनेस भी बोल सकते हैं या फिर सेपरेशन, ठीक है। एपराथाइड मतलब भेदभाव, वही एक तरह से, ठीक है। द टर्म केम इनटू यूसेज इन द 1940s। मतलब ये जो जिस टाइम पे था, ये वो टाइम था 1940s में, वो टाइम था 1940s जहाँ से वो आया था। मतलब कि जिस टाइम ये सन चल रहा था उस टाइम वो है ये ना। उसकी डेफिनेशन सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये। तो a system of law as well as social, economical and political policy of total radical segregation and discrimination of the non-white peoples। मीन्स ये सिस्टम था, एक तरह से लॉ था जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पॉलिसीज सब कुछ चाहिए था, सब कुछ अलग था उनका। मतलब जैसे ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो ये एक मैन है एंड ही इज होल ब्लैक। तो इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। मतलब ये तो वाइट से हो गया, ठीक है। इसको इधर आपको दिखेगा नहीं, और ये जो है ये ब्लैक पर्सन है। तो ये अलग कैटेगरी में आते थे और ये अलग कैटेगरी में, सबको अलग अलग दिया जाता था। क्या चीज़, ये देखो, अब ये जो वाइट वाले लोग थे इनको क्या किया जाता था, इनको सब कुछ मिलता था ईजिली, आराम से। इनको क्या कहते थे, इनको भुगतना पड़ता था, क्या, इनको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, बहुत कुछ होता था इनके साथ, बहुत सारी चीज़ें गलत होती थी, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द सिग्रेशन। और इनके बीच में नॉन जो वाइट पीपल, जिसको हम ब्लैक पीपल,
बताऊंगी, पहले ये लास्ट पॉइंट खत्म कर लेते हैं। इट वॉज एनफोर्स्ड बाय द नेशनल पार्टी, इनको फोर्स किया जाता था नेशनल पार्टी से, जो गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की थी इन 1948 में जो बनी थी, ठीक है, नेशनल पार्टी। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपको मेरे को दिखाना है कि नॉन वाइट पीपल्स और वाइट पीपल्स के बीच में क्या क्या चीज़ें होती थी। ये देखो, ये नेल्सन मंडेला के बारे में मेरे को वो नहीं मिला, तो मैंने सोचा आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताया है। तो नेल्सन मंडेला कौन थी, क्या करती थी, कैसे उन्होंने खुद को अचीव किया। नोहिला मंडेला वॉज बॉर्न, उनका पहले जो नाम था वो था रोहिल्ला मंडेला वॉज बॉर्न इनटू द मबीबा क्लैन इन द विलेज ऑफ मेविजो। कौन से विलेज में हुई थी वो पैदा, मविजो में। इन द ईस्टर्न कैप ऑन 18 July 1918, his mother was non-Cupi Nuskini and his father was Nisko Mayaprakashiv Leba Mandela, principal counselor to the acting king of the Tembu people, जॉन गिनेटवा। ये सब कैसे, मैं आपको सीधे साधे फोटो दिखाती हूँ नेल्सन मंडेला वीडियो। Nelson Rolihlahla Mandela began his life herding sheep and cattle in the rolling hills of South Africa's Eastern Cape. In his autobiography, part of which was written secretly while in prison, Mandela wrote, "I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls." It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. Nelson Mandela's given name, Rolihlahla, literally means tugging at the branches of a tree. But at school, he was given the name of another famous leader. When I went to school, the lady teacher, Miss Mtingane, asked, "What is your name?" I told him my African name, Rolihlahla. He says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, "You are today, you're going to be Nelson." So henceforth, he would be known to the world as Nelson Mandela. As the son of a chief, Nelson Mandela had access to the best education available to black people in South Africa at the time. Studying at Fort Hare University, where he first became involved in student protest, his refusal to accept injustice, unfairness, and inequality would last a lifetime. South Africa, 1941. In his early 20s, Nelson Mandela moved to Johannesburg, where he first encountered the racial discrimination that would later become entrenched in law by the apartheid government. Working on the mines and later as a clerk in
pursued his law studies and joined the African National Congress, the oldest black political organization in South Africa. It was when I came to the African National Congress that I realized that councils are only a part of the African people. That the task of the ANC was ये देखो बच्चों, जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। चल to unite the African people and out of them build a nation. In 1948, the nationalist government was voted into power by the white electorate in South Africa, and the battle lines were clearly drawn. Comrade Oliver said, well, I like this, because we now know we have an enemy in power. And I think that we're going to have a better opportunity of mobilizing our people. Now, the policy is one, which is called by the Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, perhaps much better, be described as a policy of good neighbourliness. In 1955, the ANC and other organizations called upon people of all races to gather in Cape Town to approve the Freedom Charter, a blueprint for a free, democratic, and multiracial South Africa, in which all races would be treated equally. Nelson Mandela, one of the chief organizers of the gathering, was banned by the government from attending and was forced to watch proceedings from the sidelines. In 1956, the organizers of the Freedom Charter and other leaders in the Congress movement were charged with high treason. The trial was specifically designed to occupy the opposition and keep them out of politics. It dragged on for 4.5 years, and it would be another 40 years before the Freedom Charter finally bore fruit. South Africa, 1960, Sharpeville, a black township in the industrial area south of Johannesburg. A peaceful crowd gathered to protest against the past laws was shot at by police. 69 people died. The nationalist government imposed martial law. All opposition was banned and thousands were jailed. When it became clear that all means of peaceful negotiation had been exhausted, Mandela went underground to lead the armed struggle. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue strong peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Key government installations were targeted for sabotage. Mandela became known as the Black Pimpernel. In 1962, Mandela was captured, charged with leaving the country illegally, and sentenced to imprisonment for 5 years. Shortly afterwards, his ANC comrades were captured with evidence which incriminated Mandela. He returned to court for the Rivonia trial, where he and 8 others faced a possible death penalty. The very speech which was made by Nelson consolidated the spirit of the people outside, because it was a defiant spirit. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have carried the idea of a democratic and free society in which all nations live together in harmony and with equal opportunity. It is an idea which I hope to live for and to achieve. If need be, it is an idea for
convicts were sentenced to life imprisonment in 1964. The political convicts were sent to Robben Island, the Bleak Island prison of the Western Cape Coast. Nelson Mandela was 45 years old when he became prisoner number 466 of 1964. He would be in his early 70s before he would again be a free man. Forced to perform futile hard labor in the lime quarry, the prisoners refused to be broken. Far from being diminished, Mandela's moral leadership and stature continued to grow while he was in prison. His young wife, Winnie, continued to be an inspiration to the struggle. That day is not far, when it shall lead you to freedom. Amanda! Away to power to the people. But the struggle against apartheid would continue for another quarter century. While Nelson Mandela and his co-accused served life sentences on Robben Island, other leaders of all races and in all spheres campaigned for change. Many faced imprisonment or exile. And around the world, ordinary people showed their horror of apartheid and their support for the struggle. The purpose, friends of this boycott, is for the people of Britain to register on the widest possible scale their passionate protest against an evil and repulsive doctrine which says that a man's legal status, a man's political rights, a man's economic opportunities, a man's social position shall depend solely upon the color of his skin. But in 1976, Soweto school children marched in protest, and townships around the country erupted in violence. It was the beginning of the end for apartheid, but the struggle dragged on for more than a decade as the African nationalist government clung to power. In the late 1980s, amid a tide of world pressure, the South African government was forced to accept the inevitable and began dismantling apartheid. In 1990, at the age of 71, Mandela was released unconditionally. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. I place the remaining years of my life in your hands. After leading negotiations for a new South Africa, Nelson Mandela cast his vote in the first free and democratic elections and became the country's first black president. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one or another. For the duration of his presidential term, and throughout what should have been a well-earned retirement, he has worked tirelessly to entrench the ideals he has so long stood for, becoming universally revered as an icon of leadership and humanity. When I told one of my advisors a few months ago that I wanted to retire, he growled at me. Coach, you are retired.
If that is really the case, then I should say, I now announce that I'm retiring from retirement. Nelson Mandela has continued to give his support and generosity in countless ways, creating an enduring legacy through the Nelson Mandela Foundation, the Nelson Mandela Children's Fund, the Mandela Rhodes Foundation, the Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, and the 46664 campaign. Children, I hope all of you enjoy this video. सो आज के लिए इतना ही बहुत है. टू नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा करेंगे. ओके, बाय बाय. Through 46664